हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुल्तान मूवी को। मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सेतु नाम के एक बहुत बड़े गुंडे को देखते हैं। सेतु अपनी गैंग के साथ पूरे गांव पर राज किया करता था। सेतु का एक भाई मंसूर भी होता है और सेतु के लगभग 100 गुंडे थे जो सेतु को अपना सब कुछ माना करते थे। एक दिन सेतु अपनी वाइफ के साथ खाना खा रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि सेतु की वाइफ प्रेग्नेंट है। जहां सेतु की वाइफ उससे कहती है कि जब हमारा बच्चा होगा तो मैं उसे इस खून खराबे की दुनिया से बहुत दूर रखूंगी, मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। जहां सेतु भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, वो कहता है कि हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि सेतु दिल का काफी अच्छा इंसान है। वो गुंडा इसीलिए बना ताकि लोगों का भला हो सके, अपने गाँव को बुरे लोगों से बचा सके। ऐसे ही एक रात जब ये सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी कुछ गुंडे सेतु के घर पर हमला कर देते हैं। उसी टाइम सेतु की वाइफ की डिलीवरी हो रही होती है। वहीं सेतु अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन गुंडों से फाइटिंग कर रहा होता है। अब गांव की एक महिला सेतु की वाइफ की डिलीवरी करती है, जहां एक बच्चे को जन्म देने के बाद सेतु की पत्नी की मौत हो जाती है। ये जानकर सेतु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब मंसूर उस बेटे को गोद में लेता है और उसका नाम सुल्तान रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंसूर और सभी लोग उस छोटे बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं। जहां सेतु अपने बेटे सुल्तान पर जुल्म का एक साया भी नहीं पड़ने देना चाहता था, इसीलिए वो अपने बेटे सुल्तान को पढ़ाई के लिए विदेश भेज देता है। इसके बाद हमें इंस्पेक्टर मानिक को दिखाया जाता है। मानिक की नजरें कई दिनों से सेतु और उसकी गैंग पर थी, क्योंकि सेतु के गुंडों ने पूरे गाँव में आतंक फैला रखा था। अब मानिक सोच लेता है वो सेतु और उसकी गैंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सुल्तान अपनी पढ़ाई खत्म करके पहली बार अपने घर आ रहा था, जहां घर के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी रामू नाम का एक आदमी सेतु के घर पर आता है। रामू सेतु से कहता है कि हमारे गांव में एक जय वीरा नाम का गुंडा बहुत आतंक फैला रहा है और वो जबरदस्ती हमारे खेतों पर कब्जा करना चाहता है और सभी पुलिस वाले भी उससे मिले हुए हैं। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो वो पूरे गाँव को मार डालेगा। अब रामू की बातें सुनकर सेतु का दिल पिघल जाता है। सेतु रामू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं और मेरी गैंग जय वीरू को खत्म कर देंगे। असल में सेतु इस गुंडागर्दी की दुनिया से थक चुका था। वो बस अपने पापों को धोने के लिए दूसरों की हेल्प करना चाहता था। अब रामू के वहाँ से जाने के बाद सेतु मंसूर से कहता है कि मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके थोड़ी ही देर में सुल्तान घर पर आ जाता है, जहाँ सभी लोग उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से करते हैं। जहां सुल्तान अपने पापा से कहता है कि मैं यहाँ एक हफ्ते के लिए आया हूँ, जिसे सुनकर तो सेतु की गैंग फूली नहीं समा रही थी। अब रात के समय सुल्तान अपने पापा से कहता है कि मैंने रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैं दूसरे देश में जाकर अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहता हूँ। ये सुनकर सेतु भी बहुत खुश होता है, मगर उसी टाइम सेतु के घर पर कुछ पिज्जा डिलीवरी और वे आते ही इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसमें सेतु समेत उसके काफी आदमी घायल हो जाते हैं। अब सुल्तान उन सभी घायल आदमियों को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं हॉस्पिटल में एक घायल गुंडे की मां अपने बेटे की हालत को देखकर बहुत रो रही होती है। तभी वो महिला सुल्तान के पास आती है और कहती है कि मेरा बेटा सेतु को अपना भगवान मानता है और आज मेरे बेटे की ऐसी हालत का जिम्मेदार तुम्हारा पापा सेतु है। सेतु सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों की जान लेता है। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें गुंडा क्यों नहीं बनाया। सेतु उस महिला की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोच लेता है कि वो कल ही यहाँ से वापस चला जाएगा। इसी वजह से सुल्तान घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। तभी सुल्तान के पापा सेतु आकर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो एक हफ्ते के लिए आए थे ना। तभी सेतु गुस्से में कहता है कि तुम जैसे गुंडे के पास कौन रहना चाहेगा, आप अपने मतलब के लिए बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मुझे तो तुम्हें अपना पापा कहने में भी शर्म आती है। तभी सेतु कहते हैं कि वे सारे गुंडे मेरे बच्चे की तरह हैं और मैं उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। इस बात पर सुल्तान कहता है कि अगर वो आज सभी के बच्चे हैं तो तुमने उन सभी को गुंडा क्यों बनाया। इसके बाद सुल्तान गुस्से में अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी सेतु उससे कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें बहुत ही प्यार से पाला है, जहाँ उनकी तुम्हें सुल्तान कहते कहते जुबान नहीं थकती। अगर कल से मुझे कुछ हो जाता है तो तुम उन लोगों का ख्याल रखोगे, बस यही वादा चाहता हूँ तुमसे। अब अगली सुबह जब सुल्तान सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पापा नहीं रहे, जिससे सुल्तान को भी बहुत बुरा लगता है। तभी एक आदमी सुल्तान को बताता है कि उस रात हम पर जो गोलियां चली थी वो इंस्पेक्टर मानिक ने चलवाई थी। ये जानकारी मिलते ही सुल्तान सीधा पुलिस वाले मालिक के पास पहुंच जाता है। मानिक सुल्तान से कहता है कि तुम यहाँ मत रुको, तुम्हारे पापा तो खत्म हो गए, लेकिन अब उनकी गैंग को मैं खत्म करके रहूंगा।
अब मनिक की बातों से सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मरने से पहले उसके पापा ने उससे वादा लिया था कि वो उसके जाने के बाद उनके गुंडों का ख्याल रखेगा। अब सुल्तान पुलिस वाले से वादा करता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद मेरे लोग कभी भी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी हर बात मानते हैं। इस पर मनिक कहता है कि अगले 6 महीनों तक अगर तुम्हारे गुंडों ने कोई जुर्म नहीं किया तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे। दूसरी तरफ रामू मंसूर को कॉल करके बताता है कि दिन प्रतिदिन जयवीर का आतंक बढ़ता जा रहा है, आप लोग जल्दी आकर हमें इसके जुर्म से बचाइए। अब मंसूर अपने 20 लोगों को रामू के गांव जाने के लिए कहता है। तभी इसी बात को लेकर माइकल और थला नाम के 2 गुंडों के बीच बहस होने लगती है। वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों में से कौन जयवीर को मारेगा। तभी मंसूर कहता है कि माइकल और थला में जो दोनों फाइटिंग जीतेगा वही जयवीर को मारेगा। अब रात की टाइम दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ सुल्तान पहुँच जाता है। सुल्तान को देखते ही ये लोग लड़ाई बंद कर देते हैं। अब सुल्तान गुस्से में फटकारते हुए कहता है कि तुम्हें लड़ाई किए बिना चैन नहीं पड़ता ना? अगर आज के बाद किसी ने लड़ाई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रात के समय सुल्तान अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसका दोस्त रघु उसके पास आता है। रघु सुल्तान से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी इन गुंडों के बीच क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जहां सुल्तान रघु से कहता है कि ये गुंडे नहीं, ये मेरी फैमिली है, इन्हीं लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता और मैं अपने फैमिली को एक अच्छा इंसान बनाकर रहूंगा। अब रात के समय हम एक मोटल नाम के एक गुंडे को देखते हैं। मोटल मंसूर के कहने पर 20 लोगों के साथ छुपकर रघु के गांव जा रहा होता है। तभी सुल्तान मोटा को जाते हुए देख लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अब मोटा सुल्तान से झूठ बोलता है कि मैं अपनी चाची के घर पर लड़की देखने जा रहा हूँ और मेरी चाची मेरी शादी वहीं की लड़की से करवाना चाहती है। अब सुल्तान को मोटा की बातों पर यकीन नहीं होता। सुल्तान कहता है कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी मोटा कहता है कि लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं। साथ ही सुल्तान कहता है कि मैं क्या, हम सारी गैंग चलते हैं। ये सुनकर तो सारे गुंडे हैरान ही रह जाते हैं। अब अगले दिन सारे आदमी रामू के गांव पहुंच जाते हैं, जहां रामू अपने गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि जयवीर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसे मारने के लिए सेतु के आदमी लड़की देखने के बहाने आए हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपने बाकी गैंग को एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद सुल्तान मोटा और उसके कुछ साथियों के साथ ही लड़की देखने जाता है। इधर रामू भी गाँव वालों से यही नाटक करने के लिए कहता है कि जैसे कि वे लड़की सच्ची में देखने आ रहे हैं, जिससे सुल्तान को सच का पता न चले। यानी कि अब तक ये सब कुछ नाटक चल रहा था ताकि सुल्तान को सच का पता न चल सके। तभी मोटू को देखने रामू की बेटी आती है, जिसे सुल्तान देखते ही उसके प्यार में पागल हो गया था। अब सुल्तान ये सोचकर परेशान था कि लड़की इतनी खूबसूरत है, आखिर उसने इस मोटा को पसंद कैसे कर लिया, क्योंकि मोटा तो काले सांड से भी ज्यादा काला था। अब मोटा सुल्तान के कान में कहता है कि मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मोटा मन में सोचता है लड़की तो बहुत खूबसूरत है, अगर मैं शादी के लिए हाँ कह दूंगा तो ये लोग मुझे जान से ही मार डालेंगे। अब उसे चाहकर भी शादी के लिए मना करना पड़ता है। वो सुल्तान से कहता है कि लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सुनकर तो सुल्तान बहुत ज्यादा खुश होता है। अब सुल्तान सभी लोगों के सामने जाकर कहता है कि मुझे रुक्मणी बहुत ज्यादा पसंद है और मैं रुक्मणी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। सुल्तान की ऐसी बात से तो वहाँ के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो एक नाटक था। मगर रुक्मणी सुल्तान को रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुल्तान तो रुक्मणी का हर जगह पीछा करना शुरू कर देता है, मगर रुक्मणी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। इधर हम मंसूर को देखते हैं। जब सुल्तान रुक्मणी को इम्प्रेस करने में बिजी होता है, तब मंसूर और उसकी गैंग जयवीरू का पीछा करते हैं ताकि मौका मिलते ही वे उसे मार सके। दूसरी तरफ रामू रुक्मणी से कहता है कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक सुल्तान को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, ये मंसूर ने कहा था। अब रुक्मणी भी अपने गांव की भलाई के लिए ये नाटक चलने देने वाली थी। इसके बाद हम थला को देखते हैं। थला सुल्तान की गैंग का लीडर बनना चाहता था, इसलिए वो सोच लेता है कि वो खुद जाकर जयवीरू को मारेगा, क्योंकि उस गुंडे को मारने के बाद सभी लोग उसकी इज्जत करेंगे। इसके बाद जयवीरू जब अपनी गैंग के साथ ऑफिस जा रहा होता है, उसी टाइम थला पीछे से खंजर लेकर उसे मारने के लिए पीछे आता है। मगर जब तक थला जयवीरू को मार पाता, उसी टाइम माइकल थला को पकड़कर साइड में खींच लेता है, जहां माइकल थला से कहता है कि तुम किससे पूछकर जयवीरू को मारने जा रहे थे, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर थला को तो माइकल की बातों का जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसी रात गांव का एक परिवार घर छोड़कर गांव से बाहर जा रहा होता है, क्योंकि जयवीरू की वजह से गांव में कोई भी खेती नहीं कर पा रहा था और खेती नहीं होने की वजह से गांव में भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे। इसके बाद रुक्मणी अगली सुबह सुल्तान को मंदिर में बात करने के लिए बुलाती है।
जहाँ रुक्मणी सुल्तान से कहती है कि इस मंदिर में कई सालों से कोई नहीं आया है। एक टाइम था जब इस गांव में सभी लोग बहुत खुश हुआ करते थे, मगर जब से इस गांव पर कुछ बुरे लोगों की नजर पड़ी है तब से हमारे गांव की खुशहाली चली गई है। आगे रुक्मणी सुल्तान से कहती है कि मैंने कसम खाई है, जो आदमी हमें जय वीरू के आतंक से मुक्ति दिलाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। अब सुल्तान सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किसी का कत्ल कैसे कर पाएगा। तभी हम गांव में देखते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर आया हुआ है। वो ऑफिसर गांव वालों से कहता है कि तुम्हारी गांव की मिट्टी में आयरन और मिनरल्स पाए गए हैं, इसी वजह से कुछ लोग तुम्हारी गांव की जमीन को हड़पना चाहते हैं, साथ ही उन्हें वे पहाड़ फ्री में मिल जाएंगे। अगर 6 महीनों के अंदर तुम्हारे गांव में खेती नहीं हुई तो सरकार तुम्हारे खेतों को बंजर घोषित कर देगी और उसे अपने अंडर में ले लेगी। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब गांव वालों को दुखी देखकर सुल्तान भी टेंशन में आ जाता है। अब सुल्तान और मोटा जब मार्केट जा रहे होते हैं तभी मंसूर मोटा को कॉल करके कहता है कि हम जय वीरू को मारने के लिए मार्केट आए हुए हैं, इसीलिए तुम सुल्तान को लेकर मार्केट मत आना। पर मोटा मंसूर से कहता है कि हम तो मार्केट पहुंच चुके हैं। सुल्तान तो अब मार्केट में बस से नीचे भी उतर चुका है। जहां मंसूर अपने आदमियों को फिर से कॉल करके कहता है कि अब हमें ये प्लान कैंसिल करना होगा, जय वीरू को हम फिर कभी मारेंगे क्योंकि अभी सुल्तान मार्केट में ही है। मगर थला एक बहरे आदमी को इशारा कर देता है। वो अपना खंजर लेकर जय वीरू को मारने के लिए भागने लगता है। उसी टाइम सुल्तान की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है। अब जैसे ही वो जय वीरू को मारने वाला होता है तभी सुल्तान उस गुंडे को खींच लेता है, जहाँ जय वीरू उसे देख नहीं पाता। इसके बाद सुल्तान अपनी गैंग को फिर से डांटता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस गाँव में सुधारने के लिए लाया हूँ, मगर तुम लोग तो कभी सुधर ही नहीं सकते। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति सुल्तान के पास दौड़ते हुए आता है और वो सुल्तान को सारी बात बताते हुए कहता है कि जय वीरू गांव के सभी लोगों को बुरी तरह से कोड़ों से मार रहा है। अब ये बात सुनकर सुल्तान अपने सारे आदमियों को एक रूम में बंद कर देता है और खुद अकेले ही जय वीरू को मारने के लिए जाता है। अब सुल्तान चाहता था कि वो बात करने से मान जाए, इसीलिए सुल्तान कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, यह गरीबों पर अत्याचार करके क्या मिलता है। इस पर जय वीरू सुल्तान से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम ही ने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार देता। मगर सुल्तान को जयवीर के साथ झगड़ा नहीं करना था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। मगर अभी भी जय वीरू गाँव वालों को बांधकर बुरी तरह से मार रहा था। अब ये देखकर सुल्तान खुद को रोक नहीं पाता और वो जय वीरू के गुंडों को और जय वीरू को बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी वहाँ सुल्तान के लोग भी पहुँच जाते हैं, जहां सुल्तान अपने गुंडों को इशारे से वहीं रोक देता है, क्योंकि सुल्तान को पता था अगर उसके गुंडों के खिलाफ एक भी रिपोर्ट दर्ज हुई तो वो पुलिस वाला उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए सुल्तान अकेला ही जय वीरू और उसके गुंडों को बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद गांव वाले सुल्तान को अपना भगवान मान लेते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने जय वीरू के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद हम राम नाम के एक बड़े गैंगस्टर को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जय वीरू भी राम के लिए ही काम करता है। अब राम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो सुल्तान और उसकी पूरी फैमिली की जानकारी निकालने के लिए कहता है। इधर गांव में सभी लोग सुल्तान की काफी ज्यादा तारीफ किए जा रहे थे, मगर थला तो सुल्तान की चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो किसी भी तरह से उसकी गैंग का लीडर बनना था। अब जय वीरू को बुरी तरह से पीटने की खुशी में गाँव में भंडारा चल रहा होता है, जहाँ सुल्तान की गैंग खाना खाने आई हुई थी। वहीं सुल्तान रुक्मणी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जय वीरू से लड़ाई की है, अब तो तुम मुझे पसंद करती हो ना। इस पर रुक्मणी सुल्तान से कहती है कि मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ, मगर मुझे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसी टाइम एक दादा मोटा से पूछते हैं कि आखिर तुम सभी लोग क्या काम करते हो, जहाँ मोटा कहता है कि हम लोग गुंडागर्दी करके अपना पेट भरते हैं। वहीं दादा के बगल में सुल्तान और मंसूर भी बैठे हुए थे। अब दादा मोटा से कहता है कि अगर मेरे पास 100 आदमी होते तो मैं उन सभी के साथ पूरे गाँव में खेती करता, जिससे सभी लोग भरपेट खाना खा पाते। अब ये सारी बातें सुल्तान भी गौर से सुन रहा था। अब वो भी सोच लेता है कि वो अपने आदमियों को सुधारने के लिए गांव में खेती करेगा, साथ ही इससे गांव वालों की समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जय वीरू के आतंक से गांव में खेती नहीं कर पा रहे थे। साथ ही उसके गैंग वाले 6 महीने तक बिना जुर्म किए रह सकते हैं। अब सुल्तान गाँव वालों से कहता है कि मेरे पापा हमेशा से गाँव वालों की हेल्प करना चाहते थे। भले ही जय वीरू गाँव से भाग गया है, लेकिन गाँव पर खतरा अभी कम नहीं हुआ है। मैं और मेरे आदमी आपके गांव में खेती करना चाहते हैं, सिर्फ 6 महीने का वक्त हमें दे दो। अब सुल्तान की ऐसी बातें सुनकर उसकी गैंग तो हैरान ही रह जाती है, क्योंकि उन्होंने मार काट के अलावा और कुछ काम किया ही नहीं था। इसके बाद गांव में एक पंचायत बैठाई जाती है, जहां गांव वाले अपने खेतों को सुल्तान को खेती करने के लिए देने से डर रहे होते हैं।
तभी रुक्मणी कहती है कि सुल्तान बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारे खेतों पर कब्जा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डालकर हमें जय वीरू के आतंक से बचाया है। जहाँ काफी सारे लोग रुक्मणी की बात से सहमत होते हैं। इधर सुल्तान के लोग उससे कहते हैं कि हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए खेती करना कोई आसान काम नहीं है। मगर सुल्तान तो ठान चुका था कि वो खेती करवा कर रहेगा। अब ये सभी लोग सुल्तान की बात चाहकर भी नहीं टाल सकते थे। अब अगले दिन से ये सभी लोग मिलकर खेती करने लगते हैं, जहाँ उन्हें खेती करने में बहुत परेशानी हो रही होती है। दूसरी तरफ हम राम को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में जय वीरू से मिलने आया था। जहाँ जय वीरू राम को बताता है कि सुल्तान कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, उसे मारना बहुत ही मुश्किल है, वो अकेला ही रावण से भी भारी है और सुल्तान के साथ लगभग 100 आदमियों की गैंग है। मगर राम सोच लेता है वो कैसे भी करके सुल्तान को खत्म कर देगा। इधर हम सुल्तान को देखते हैं, जो अभी भी गांव वालों के भले के बारे में सोच रहा होता है। तभी मोटा सुल्तान के पास आता है और वो कहता है कि हम खेती कर करके थक चुके हैं, तुम चाहो तो हमसे कुछ और काम करवा लो। मगर सुल्तान उन्हीं पर भड़कते हुए कहता है कि तुम सभी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। जो मुझे हरा देगा वही आज से गैंग का लीडर बन जाएगा। ये कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है। मगर कोई भी सुल्तान से लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये सभी लोग शांत बैठ जाते हैं। सुल्तान के वहाँ जाने के बाद थला कहता है कि मैं सुल्तान से लड़ूंगा। ये सुनकर तो माइकल गुस्से में थला को ही मारने लगता है। वहीं मंसूर आकर इन दोनों की लड़ाई शांत करवाता है। इसके बाद मंसूर सुल्तान के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो। अब सुल्तान बताता है कि मैं इन सभी को एक अच्छी राह पर लेकर जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने अपने पापा को खो दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम सभी लोग मेरी फैमिली हो। अगर 6 महीने तक तुम्हारी कोई भी रिपोर्ट पुलिस के पास गई तो वो तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं इन सभी लोगों को बचा रहा हूँ। अब अगले दिन राम सुल्तान से मिलने के लिए गांव में आता है, जहां राम सुल्तान से कहता है कि अगर तुम मेरी गैंग में आ जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। जहां सुल्तान राम से कहता है कि मैं कुछ पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। जहां राम सुल्तान को मारने की धमकी देने लगता है। सुल्तान कहता है कि देख रहे हो मेरी गैंग को, अगर मैं एक इशारा कर दूं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ और कभी पलटकर इधर देखना भी मत। अब रास्ते में जाते हुए राम अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी हाल में सुल्तान की लाश चाहिए। अब उसी रात राम के गुंडे सुल्तान को मारने के लिए आते हैं, मगर सुल्तान को तो इस बात की भनक पहले से ही थी। जहां सुल्तान की पूरी गैंग सोई हुई थी। अब उन गुंडों के आने के बाद सुल्तान उनसे कहता है कि अगर ये जाग गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बिना आवाज किए फाइटिंग कर सकते हो तुम मुझसे। अब जहाँ रात में सुल्तान इन सभी को बुरी तरह से मारता है, वहाँ उसकी गैंग शांति से सोई हुई थी, उन्हें किसी को पता ही नहीं चल रहा था। अब अगली सुबह सुल्तान देखता है कि माइकल गांव के एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा होता है। ये देखकर सुल्तान माइकल पे बहुत गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ भी लगा देता है। सुल्तान माइकल से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही गांव वाले लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया होगा। बहुत मुश्किल से तो मैं उन्हें तुम पर भरोसा करना सिखा रहा हूँ, अगर तुम्हारी गुंडागिरी की वजह से कुछ सही नहीं हो पाएगा। मगर तभी एक औरत सुल्तान के पास आकर कहती है, तुम माइकल पर मत चिल्लाओ, माइकल ने तो मेरी बेटी की इज्जत बचाई है, क्योंकि वो लड़का मेरी बेटी को परेशान करता था, इसीलिए माइकल ने उस लड़के को पीटा था। अब उस महिला की बातें सुनकर सुल्तान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर माइकल से माफी भी मांगता है, क्योंकि उसने बिना सच जाने माइकल पर चिल्लाया था। अब जैसे ही सुल्तान उससे माफी मांगने जाता है, मगर माइकल तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जहाँ माइकल अकेला बैठा हुआ था, तभी थला उसके पास आकर उसे भड़काते हुए कहता है कि सुल्तान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, चाहे हम लोग इनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी औकात इनके आगे कुछ नहीं है। तुम्हें जाकर सुल्तान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। इस तरह से थला माइकल को भड़का देता है। अब अगली सुबह सभी लोग अपने खेतों को देखते हैं तो वे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पूरे खेतों में हरियाली फैल चुकी थी। जहां सुल्तान और उसके लोगों की मेहनत रंग लाई थी, तभी रुक्मणी सुल्तान से आकर कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपने गाँव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ मंत्री राम से कहता है कि तुम्हें अब वो खेती नहीं मिल सकती, क्योंकि उन खेतों में हरियाली छाई हुई है, मगर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें कैसे भी करके उस गांव पर कब्जा करना होगा, तभी वो खेत तुम्हारे हो पाएंगे। अब रात के समय रुक्मणी सुल्तान से आकर पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर सुल्तान भी शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, जिसे लेकर गाँव के सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन सुल्तान और मंसूर एक वकील के पास आए हुए थे।
जहां वकील मंसूर को बताता है कि सुल्तान ने अपना पुश्तैनी घर बेचकर तुम सभी लोगों के लिए 2-2 एकड़ के खेत खरीदकर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। ये सुनकर तो मंसूर इमोशनल हो जाता है। जहां सुल्तान हंसते हुए मंसूर से कहता है, तुम ही तो मेरी फैमिली हो, ये सारी जायदाद तुम्हारी ही तो है। इसके बाद मंसूर और सुल्तान लौटकर बस से घर आ रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे उस बस पर हमला कर देते हैं, जहां मंसूर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी सुल्तान उन गुंडों को मारकर मंसूर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, मगर रास्ते में ही मंसूर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद सुल्तान जब मंसूर की लाश लेकर गांव पहुंचता है, ये देखकर सुल्तान की गैंग बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि मंसूर उन सभी के लिए एक बाप की तरह था। इसके बाद सुल्तान के पास राम का फोन आता है। राम सुल्तान से कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ एक आदमी को मारा है, एक एक करके मैं तुम्हारी पूरी गैंग खत्म कर दूंगा। जैसे ही ये बात सुल्तान के लोगों को पता चलती है, तो वे लोग सीधा राम को मारने के लिए निकल जाते हैं, मगर सुल्तान उन्हें रोकते हुए कहता है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई करने से सिर्फ दुश्मनी बढ़ेगी। मैं खुद जाकर इस बारे में राम से बात करूंगा। इस पर माइकल राम से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मंसूर की मौत हुई है, ऐसा ही रहा तो वो तो हम सबको खत्म कर देगा और तुम कुछ नहीं करोगे, मगर अब से हम कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तभी सुल्तान माइकल से कहता है कि अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दोगे तो गैंग के लीडर तुम बन जाओगे, वरना तुम सभी को मेरी बात माननी होगी। ये सुनकर माइकल भी आज सुल्तान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और आज पहली बार ये सभी लोग सुल्तान के खिलाफ जा रहे थे। अब माइकल और सुल्तान की फाइटिंग शुरू हो जाती है, मगर लास्ट में सुल्तान माइकल को हरा देता है। माइकल के हारने के बाद सभी को सुल्तान की बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर मंसूर का अंतिम संस्कार करते हैं, जहां ये सभी लोग सुल्तान को उसको हाथ भी नहीं लगाने देते। इसके बाद सुल्तान की पूरी गैंग उसे छोड़कर चले जाते हैं। सुल्तान उन सभी के जाने से बहुत दुखी था, मगर वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता था। इधर राम सुल्तान की गैंग को टूटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर अगली सुबह सुल्तान के पास रुक्मणी आकर पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, वे गुंडे ही तो हैं, उनके चले जाने से तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तभी सुल्तान रुक्मणी से कहता है कि मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, मगर बचपन से इन्हीं लोगों ने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। इनके जाने से मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ। तभी सुल्तान को जयवीरू का कॉल आ जाता है, और वो कॉल पर कहता है कि मैं तुझे मारने आ रहा हूँ, और अब तुझे और तेरे गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद गांव वाले सुल्तान से कहते हैं कि बेटा तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, मगर अब हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर सुल्तान उन गांव वालों से कहता है कि मेरे पापा ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही मुझसे कहा था, और मैं अपने पापा के किए हुए वादों को नहीं तोड़ सकता। वैसे भी मेरे पापा ने मुझे मुसीबत से भागना नहीं सिखाया। इसके बाद सुल्तान सभी गांव वालों को रात होने से पहले एक सेफ स्थान पर पहुंचा देता है, जहां रुक्मणी को जाते टाइम सुल्तान की चिंता सता रही होती है। वहीं गांव की महिलाएं तो सेफ स्थान पर पहुंच चुकी थी, और गांव के कुछ आदमी बचे हुए थे जो सुल्तान का साथ देने वाले थे। अब रात के समय राम अपने आदमियों के साथ सुल्तान पर हमला कर देता है, जहां सुल्तान और उसका बॉडीगार्ड राम के गुंडों पर भारी पड़ता है। हालांकि इस लड़ाई में सुल्तान काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, मगर जैसे तैसे करके वो राम को मार डालता है। उसको मार के सुल्तान बैठा ही था कि तभी जयवीरू भी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है, मगर सुल्तान तो अब बिल्कुल लड़ने की हालत में नहीं था। मगर वो देखता है कि जयवीरू ने रुक्मणी को पकड़ लिया है। ये देखकर सुल्तान फिर से खड़ा होता है। जैसे ही जयवीरू और सुल्तान के आदमियों के बीच उनकी लड़ाई होती, तभी सुल्तान की गैंग पीछे से आ जाती है, जो जयवीरू के आदमियों पर हमला कर देते हैं। वहीं थला और माइकल अपनी गलती के लिए सुल्तान से माफी मांगते हैं। बाकी सभी गैंग अपनी गलती की माफी सुल्तान से मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सुल्तान ने उन्हें इसी गांव में रुकने के लिए क्यों कहा था। सुल्तान भी उन्हें माफ कर देता है। इसके बाद सुल्तान और उसकी गैंग जयवीरू और उसके आदमियों को खत्म कर डालते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि गांव वालों की जिंदगी में उजाला फैल चुका था, और वे एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं, जहाँ उनके हरे भरे धान के खेत होते हैं, और वे सभी धान काटते हुए बहुत खुश होते हैं। ये सब कुछ देखकर सुल्तान और रुक्मणी बहुत खुश होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।